नमस्कार दोस्तों, सुविधा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस और उसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत नेफ्रॉन्स की। जैसा कि पिछली क्लास में हम देख चुके थे कि द कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूड पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। इन सबको बोला जाता है यूरिनरी सिस्टम। यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो है ये किडनी है और ये है यूरेटर, ये यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है वो हो जाएगा यूरेथ्रा। सो किडनी प्रोड्यूस यूरिन and the urine from the kidney it passes with the help of ureter into the urinary bladder and remains stored until it is released with the help of the urethra. So that was completed in our last lecture. लास्ट क्लास में हमने किडनी का स्ट्रक्चर देखा था। अब किडनी के अंदर इसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो कि है नेफ्रॉन वो प्रेजेंट होते हैं। वो उसके कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन में प्रेजेंट होते हैं। हम इसका पूरा डिटेल में डायग्राम देखेंगे कि किस प्रकार से नेफ्रॉन का अरेंजमेंट होता है किडनी के अंदर। अगर आप ये डायग्राम देखते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक नेफ्रॉन का यहाँ पे डायग्राम मैंने बताया कि ये जो नेफ्रॉन है किडनी में इस प्रकार से सिचुएटेड होती है। तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन द किडनी, ये आपको बात याद रखनी है। और उसमें भी किस प्रकार से यूरिन के फॉर्मेशन में इनका रोल होता है वो हम आगे देखेंगे। So a nephron is the basic structural and functional unit of the kidney. The word nephron is derived from the Greek word which means kidney. So there are about million of nephrons are present in each human kidney. So the mammalian nephron is long tube-like structure and its length varying from 35 to 55 millimeter long. इसकी जो लेंथ हम देखें तो वो 33 से 55 मिलीमीटर के करीब होती है। ये थोड़ी वेरी कर सकती है। ईच किडनी इज फॉर्म्ड ऑफ अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। ईच नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूबुल्स। तो ये चीज़ आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद रखनी है। पहली बात, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आप देख सकते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको इसका पूरा दिख रहा है। तो पहली बात, ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी लेंथ कितनी होती है? लगभग 35 से 55 मिलीमीटर के करीब इसकी लेंथ हो सकती है। और मुख्य रूप से ये बनी होती है दो फॉर्म्स में। एक तो इसका पहला जो आगे का पार्ट हम देखेंगे ग्लोमेरुलस पार्ट देखेंगे और उसके बाद हम रीनल ट्यूबुल्स की बात करेंगे। तो नेफ्रॉन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लोमेरुलस की। ग्लोमेरुलस जो है ये पूरा एरिया, ये ब्लड कैपिलरीज का हम कह सकते हैं नेटवर्क होता है। दिस इज द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस इज द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जिसे कहा जाता है टफ्ट। इसे क्या कहते हैं? ब्लड कैपिलरीज के ग्रुप को कहा जाता है टफ्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि एक साइड ऐसी है जहाँ से ग्लोमेरुलस जो है वो ब्लड को रिसीव कर रहा है और एक एरिया ऐसा है जहाँ से वो ब्लड वापस दूर जा रहा है। ओके, सो ये जो है इसमें जो कैपिलरीज हैं वो दो प्रकार की होंगी। पहली होगी एफरेंट एट्रियोल्स और दूसरी होगी एफरेंट आर्ट्रियोल्स। ओके, तो दो प्रकार की यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती हैं? ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। अब द ग्लोमेरुलस रिसीव इट्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम एफरेंट एट्रियोल्स। ठीक है, तो ब्लड की सप्लाई रिसीव कहाँ से होगी? एफरेंट पोर्शन से होगी। AFFERENT एफरेंट पोर्शन से होगी। और इफरेंट पोर्शन जो है इसका, इफरेंट एट्रियोल्स जो है वो कलेक्ट ब्लड फ्रॉम दी ग्लोमेरुलस। तो ये यहाँ से ग्लोमेरुलस से ब्लड को कलेक्ट करके ये आगे की ओर भेजने का काम करती हैं इफरेंट ब्लड कैपिलरीज। एफरेंट आर्ट्रियोल्स इज वाइडर देन इफरेंट आर्टीरियोल्स। ओके, तो यहाँ पर ये चीज भी याद रखना है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि ये थोड़ी वाइड होती है एज कंपेयर टू इफरेंट। इफरेंट आर्ट्रियोल्स नैरो होंगी बट एफरेंट वाइड होती हैं। तो ये इसका पहला पोर्शन हम देख लेते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है क्या है? एक ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है। जो आपको ये रेड कलर का पूरा पोर्शन दिख रहा है ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क है ग्लोमेरुलस। अब हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस के बाद नेफ्रॉन के दूसरे भाग की, जो है रीनल ट्यूबुल्स। रीनल ट्यूबुल्स कंप्राइजेज द फॉलोइंग रीजन। इसका सिर्फ एक ही रीजन नहीं है, हम इसके 3 रीजन पढ़ेंगे।
पहला रीजन कहलाता है बॉमेन्स कैप्सूल। पहला रीजन क्या होगा? बॉमेन कैप्सूल। आपने अभी एक डायग्राम देखा था कि जो ग्लोमेरुलस है, जो ब्लड कैपिलरीज हैं या रेड कलर की जितनी भी ब्लड कैपिलरीज थी, वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर थी और वहां से वो वापस निकल रही थी। हमने एफरेंट और डिफरेंट देखे थे। ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं तो ये क्या है? ये कप जैसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखेगा, एक कैप्सूल दिखेगा और इस कैप्सूल को क्या कहा गया है? बॉमेन्स कैप्सूल। ओके, ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये याद रखनी है, इसका स्ट्रक्चर ही आप देख सकते हैं, ये बाउल जैसा स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। तो द बॉमेन्स कैप्सूल लाइज इन द कॉर्टेक्स रीजन, यानी किडनी का जो कॉर्टेक्स रीजन है, मेडुला रीजन में भी कुछ पार्ट प्रेजेंट होते हैं और कुछ पार्ट कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है। तो बॉमेन्स कैप्सूल की जो पोजीशन है, जो लोकेशन है, वो कहाँ होती है? इट लाइज इन द कॉर्टेक्स रीजन। इट इज थिन डबल वॉल्ड कप लाइक डिप्रेशन। ओके, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, पहली बात तो ये डबल वॉल्ड होता है, थिन है और क्या है? ये कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है। इसका स्ट्रक्चर कप लाइक है। The Bowman's capsule and glomerulus together called Malpighian capsule और renal capsule, यानी वो भाग, क्योंकि इसकी लेयर बहुत थिन है तो इसका पार्ट ग्लोमेरुलस और हम कह सकते हैं बॉमेन्स कैप्सूल जो है, ये दोनों को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? मैलपीगियन कैप्सूल, या उसे कहा जा सकता है रीनल कैप्सूल। तो ये रेड पोर्शन हो गया ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलस के नीचे ही तो बॉमेन कैप्सूल प्रेजेंट है, तो इन दोनों को साथ में क्या कहा जाएगा? मैलपीगियन ट्यूब्यूल्स capsules. The outer layer of Bowman capsule is made up of flattened epithelial cells. तो अगर हम इसकी बात करें कि इनका बनावट किससे बने हुए हैं, तो ये बने हैं फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स से और द इनर लेयर इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ ग्लोमेरुलस एंड इट बेयर्स स्पेशल सेल्स विच आर कॉल्ड एज पोडोसाइट्स। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे? फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होना है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यही होता है। तो ये जो अंदर की जो लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा थिन भी होती है और ये इजीली कांटेक्ट में होती है ग्लोमेरुलस के, और इसकी जो इनर सेल्स जो है वहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें क्या कहा जाता है? पोडोसाइट्स। तो ये सबसे पहले वाले पार्ट की हमने बात करी रीनल ट्यूबुल में, जिसे क्या कहा जाता है? बॉमेन कैप्सूल। ये कप जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वही क्या है? बॉमेन्स कैप्सूल है। अब बॉमेन कैप्सूल के बाद जो ये ट्यूबुल है, यहाँ पर आपने देखा था कि ये बॉमेन कैप्सूल था और इसके बाद एक पूरी आपको एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आगे जाते हुए दिखता है। इस वाले पोर्शन को कहा जाता है PCT, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ओके, ये पोर्शन भी कॉर्टेक्स रीजन में ही प्रेजेंट होता है। द बॉमेन कैप्सूल कंटिन्यूज इनटू द PCT, यानी सबसे पहला वाला पोर्शन हमने ये बॉमेन कैप्सूल कप जैसा स्ट्रक्चर बनाया और ये आगे जाके क्या कौन सा पोर्शन बनाएगा? ये आगे जाके बनाता है PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। इट इज लाइंड विद अ लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल, यानी बॉमेन कैप्सूल जो थी वो फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल की बनी थी, लेकिन PCT जो है वो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की बनी होती हैं। अब आप आगे का जो रीजन देखेंगे, यहाँ तक ये PCT है, ये एरिया जो है इतना भाग ये PCT हो गया। अब PCT के बाद वाला आपको एक U शेप का एक डायग्राम दिख रहा है, यानी आगे जाके एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर U शेप का एक लूप जैसा स्ट्रक्चर दिखता है और इस लूप को कहा जाता है लूप ऑफ हेनले। सो अब ये जो लूप ऑफ हेनले है, हमने अभी बात करी बॉमेन्स कैप्सूल वो कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट था, हमने बात करी PCT की, इट लाइज इन कॉर्टेक्स रीजन, लेकिन लूप ऑफ हेनले लाइज इन मेडुला। इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप होती है यू शेप, यू आकार का होता है। इट इज नॉट कॉन्वोल्यूटेड, इट हैज डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। ये देखिए, ये डिसेंडिंग लिम्ब हो गया इसकी, एक नीचे की तरफ जाने वाली, और एक असेंडिंग लिम्ब हो जाएगा। थिक रीजन्स आर लाइंड विथ कॉलमनर एपिथेलियल सेल, यानी इसकी जो थिक रीजन्स जो हैं वो किसके बने होते हैं? वो भी कॉलमनर एपिथेलियल सेल के ही बने होते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट हमने पढ़ा ग्लोमेरुलस पढ़ा, ग्लोमेरुलस के बाद हमने क्या पढ़े हैं? रीनल ट्यूबुल्स पढ़े हैं। रीनल ट्यूबुल्स में सबसे पहले हमने बॉमेन कैप्सूल देखा, बॉमेन कैप्सूल के बाद हमने PCT देखा, PCT के बाद का पोर्शन जो है लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले के बाद हम अगला देखेंगे DCT। तो नेक्स्ट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल,
डिस्टल डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो है उसकी अगर लोकेशन देखते हैं तो वो भी कहाँ प्रेजेंट होती है, कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होती है। यानी हमने देखा कि मेडुला रीजन में क्या प्रेजेंट है, लूप ऑफ हैनले प्रेजेंट है। इट्स शॉर्ट टर्मिनल पार्ट इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग ट्यूबुल, यानी इसका जो लास्ट वाला पार्ट है, जो टर्मिनल पोर्शन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कलेक्टिंग ट्यूबुल। यानी ये पूरा एरिया तो क्या हो गया, तो लूप ऑफ हैनले हो गया यू आकार का, और उसके बाद वाला जो पोर्शन है वो क्या हो गया, डीसीटी हो गया, और डीसीटी के बाद लास्ट का जो टर्मिनल पॉइंट होगा उसे कहा गया है कलेक्टिंग ट्यूबुल। कलेक्टिंग ट्यूबुल आगे जाकर किस कहाँ ओपन होगी, ये आपको एक डक्ट दिख रही है, इसे कहा गया है कलेक्टिंग डक्ट। So the collecting tubule opens into the collecting duct. DCT in line with the ciliated columnar epithelial cells. ये आपको पता होना चाहिए. It is lined with the ciliated columnar epithelial cell. The collecting duct is a larger duct which receives collecting tubules of several nephrons. ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही नेफ्रॉन के कलेक्टिंग ट्यूबुल्स यहाँ से अटैच हैं, दूसरे नेफ्रॉन्स की जो कलेक्टिंग ट्यूबुल्स होती हैं वो भी यहाँ से अटैच होती हैं, और बहुत सारी कलेक्टिंग ट्यूबुल्स मिलकर एक कलेक्टिंग डक्ट का निर्माण करते हैं। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए है। तो एक लार्ज डक्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट पास इनटू द रीनल मेडुला। फिर ये जो कलेक्टिंग डक्ट है वो रीनल मेडुला में पास होगा एंड ज्वाइन होगा एक दूसरे से, और क्या बनाएगा, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स आपस में मिलकर बनाएंगी डक्ट ऑफ बेलिनी। ओके, the duct of Bellini open into calyces, all the calyces open into pelvis, and from the pelvis urine is carried to the urinary bladder through the ureter. So that is the complete process. Okay, so first we discuss about glomerulus. After glomerulus we first discuss about Bowman's capsule, then PCT, then loop of Henle, and finally DCT, and DCT का last portion होता है collecting duct. नाउ फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन, अगर यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो ये पूरा प्रोसेस 3 मेजर प्रोसेसेस के थ्रू कंप्लीट होता है। पहला हो जाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस, सेकंड हो जाएगा रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस, और तीसरा प्रोसेस होता है सिक्रेशन। सो उनके बेसिस से पूरा यूरिन फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन की। सो द ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरी विच ब्रांचेस इनटू मैनी कैपिलरीज एसोसिएटेड विद द ग्लोमेरुलस. The water and solute are transferred to the nephron's Bowman's capsule. In the PCT, some substances like amino acids, glucose, and salts are selectively reabsorbed, and unwanted molecules are added in the urine. The filtrate then moves into the loop of Henle, where more water is absorbed. From here, the filtrate moves upward into DCT and finally to the collecting duct. Collecting duct collects urine from many nephrons. The urine formed in each kidney enters a long tube which is called as ureter, and from the ureter it gets transported to the urinary bladder and then finally into the urethra. So that is the complete process related to process which is done with the help of nephron. Thank you so much.